हेलो दोस्तों, मैं हूं रवि राजकुमार सिंह चौहान। एक बार पुनः आपका अपने अवेयर 24 यूट्यूब चैनल में पुनः स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज से हम एक नया टॉपिक शुरू करने वाले हैं जिसे आप जानते हैं भारत में संवैधानिक विकास के नाम से। दोस्तों, भारत का संवैधानिक विकास किसी एक दिन या कुछ महीनों की प्रक्रिया नहीं है। लगभग आप इसमें 2 शताब्दियों का समय देख सकते हैं। ध्यान रखिएगा दोस्तों, हमारे देश का संविधान निर्माण कोई एक युद्ध या क्रांति का प्रतिफल नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो अब हम इसी संवैधानिक विकास की प्रक्रिया किस तरीके से हमारे देश में पूर्ण हुई उसके बारे में थोड़ा विधिवत जानकारी प्राप्त करते हैं। देखिएगा दोस्तों, हमारे देश के जो संवैधानिक विकास की पृष्ठभूमि के विषय में हम अब कुछ बात करना आपसे चाहेंगे कि आखिर हमारे देश की संवैधानिक विकास की पृष्ठभूमि क्या रही है। दोस्तों ध्यान रखिएगा, भारतीय संविधान की जो पृष्ठभूमि को हम कुछ इस प्रकार से देख सकते हैं। देखिएगा दोस्तों, हमारे देश का संविधान एक क्रमिक राजनीतिक विकास की उपज है। हमारे देश का संविधान क्या है? एक क्रमिक राजनीतिक विकास की उपज है। जैसा कि मैंने आपको बताया था, यह किसी गृह युद्ध या फिर क्रांति का परिणाम नहीं है। दोस्तों ध्यान रखिएगा, भारत में जो ब्रिटिश शासन था इसे हम 2 रूपों में देख सकते हैं, एक कंपनी शासन के रूप में और एक देख सकते हैं ब्रिटिश क्राउन के शासन के रूप में। इन दोनों को मिलाकर देखा जाए दोस्तों, तो भारत में ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन से मुक्ति हम सभी को, हमारे पूर्वजों को एक लंबी राजनीतिक प्रक्रिया के माध्यम से प्राप्त हुई है। ध्यान रखिएगा दोस्तों, हमारे देश में ब्रिटिश संसद ने कई अधिनियम निर्मित किए जिनका उद्देश्य तो था कंपनी शासन और ब्रिटिश के क्राउन शासन को मजबूती प्रदान करना, तथापि ये हमारे देश के संवैधानिक विकास में काफ़ी सहायक सिद्ध हुए हैं। दोस्तों, इसी ब्रिटिश संसद के जो अधिनियम या विनियम पारित करने की प्रक्रिया में कुछ विधान या विधियां अस्तित्व में आई, हम उनके बारे में बात करते हैं अब कि इस प्रक्रिया के तहत ब्रिटिश संसद ने रेगुलेटिंग एक्ट, विभिन्न उद्घोषणा एक्ट, अमेंडमेंट एक्ट, चार्टर एक्ट, भारत परिषद अधिनियम, भारत शासन अधिनियम, भारत परिषद अधिनियम, भारत शासन अधिनियम इत्यादि को ब्रिटिश संसद से पारित किया। ध्यान रखिएगा दोस्तों, 1833 के चार्टर से पूर्व, 1833 के चार्टर एक्ट से पूर्व जितने भी राजलेख ब्रिटिश संसद से पारित हुए उन्हें कहा जाता है विनियम, और 1833 के चार्टर से जितने भी आगे ब्रिटिश संसद ने जो भी विधियां बनाई भारत के लिए उन सभी को कहा जाता है अधिनियम। अर्थात आप बोल सकते हैं गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया के पद को सृजित करने के साथ ही उसके और उसकी परिषद द्वारा बनाए गए जितने भी विधियां थी उन सब को नाम दिया गया अधिनियम। ठीक है दोस्तों, अब हम बात करते हैं कि आखिर इस संवैधानिक विकास की प्रक्रिया कहाँ से शुरू हुई। ध्यान रखिएगा दोस्तों, भारत में संवैधानिक विकास की प्रक्रिया को आप यूरोपीय कंपनियों के भारत आगमन से देख सकते हैं। जैसा कि आपको मालूम ही होगा कि भारत आने वाली प्रमुख यूरोपीय शक्तियों में, यूरोपीय कंपनियों में प्रमुख रूप से पुर्तगाल, डच या हॉलैंड, अंग्रेज या ब्रिटिश, डेन या डेनमार्क और फ्रांसीसी प्रमुख रहे हैं। दोस्तों आप ध्यान रखिएगा, विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में जो कि वनडे एग्जामिनेशन होती हैं या फिर आप बोल सकते हैं प्रारंभिक परीक्षा में कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में आपसे पूछा जाता है। जैसे उनका पूछने का तरीका क्या होता है, उनकी स्ट्रेटजी क्या होती है, रणनीति क्या होती है, उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं कि आखिर पुर्तगाल में एस्तादो द इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई। तो दोस्तों ध्यान रखना है, वह वर्ष कौन सा है? 1498, मतलब 1498 ईस्वी में एस्तादो द इंडिया कंपनी की स्थापना हुई। और दोस्तों एस्तादो द इंडिया कंपनी ने अपनी पहली फैक्ट्री भारत में कहाँ लगाई? तो आपको याद रखना चाहिए वह है कोचीन, केरल। कब लगाई थी ये फैक्ट्री? 1502 ईस्वी में।
ठीक है दोस्तों, यह है एक प्रमुख यूरोपीय शक्ति पुर्तगाल के बारे में एक कुछ फैक्ट जो आपको याद रखने चाहिए। तत्पश्चात दोस्तों दूसरा क्रम पे आते हैं हमारे यहाँ पे डच या हॉलैंड, मतलब भारत में आने वाली यूरोपीय शक्तियों में डच या हॉलैंड का क्रम है दूसरा या द्वितीय। अब दोस्तों ध्यान रखिएगा 1602 में बेरिंग द ओस्ट इंडीशे कंपनी की स्थापना की गई। लेकिन दोस्तों ध्यान रखना, इस कंपनी ने भारत में अपनी फैक्ट्री कहाँ लगाई सबसे पहली, तो वह थी मसूलीपट्टनम आंध्र प्रदेश में। ध्यान रखिएगा वह वर्ष कब था या वह वर्ष कौन सा था जब ये फैक्ट्री लगाई गई, तो ध्यान रखना 1605 ईस्वी में हमारे यहाँ पर हॉलैंड ने अपनी पहली फैक्ट्री लगाई थी मसूलीपट्टनम आंध्र प्रदेश में। तत्पश्चात दोस्तों तीसरी यूरोपीय ताकत के बारे में बात करते हैं जिससे हमारे संवैधानिक विकास की पूरी प्रक्रिया संबद्ध है, अंग्रेज या ब्रिटिश। ध्यान रखिएगा दोस्तों 1600 ईस्वी में अंग्रेज कंपनी द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज मसूलीपट्टनम अर्थात आंध्र प्रदेश में यह फैक्ट्री लगाई थी सबसे पहले। अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी ने हमारे देश में मसूलीपट्टनम आंध्र प्रदेश में यह फैक्ट्री लगाई थी वर्ष 1611 ईस्वी में। ध्यान रखिएगा दोस्तों एक और महत्वपूर्ण यूरोपीय शक्ति है जिसे हम जानते हैं डेनिश या डेनमार्क के नाम से। ध्यान रखिएगा दोस्तों डेनमार्क में डेन ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन 1616 ईस्वी में किया गया। ध्यान रखिएगा इस कंपनी ने अपनी पहली फैक्ट्री तत्कालीन तंजौर राज्य के त्रावणकोर में 1620 में लगाई थी। तत्पश्चात दोस्तों एक और महत्वपूर्ण कंपनी है जो यूरोप से आने वाली है, वह थी हमारे यहाँ पर फ्रांस। सबसे अंत में भारत में किस यूरोपीय शक्ति ने कदम रखा, तो ध्यान रखिएगा वह शक्ति थी फ्रांस। फ्रांस में कंपनी देश इंदसे ओरिएंटलेस की स्थापना 1664 ईस्वी में की गई। तत्पश्चात दोस्तों इसने अपनी पहली फैक्ट्री लगाई सूरत गुजरात में 1668 ईस्वी में। तो 1668 एडी में पहली फैक्ट्री लगाई फ्रांस ने सूरत गुजरात में। ध्यान रखिएगा दोस्तों एक और महत्वपूर्ण बात का कि हमारे देश की संवैधानिक विकास की प्रक्रिया किससे जुड़ी है, पूर्णतः अंग्रेजों के साथ में, ब्रिटेन के साथ में, चाहे वो कंपनी शासन का रहा हो वह समय या फिर रहा हो ब्रिटिश क्राउन के अधीन। दोनों ही स्थितियों के बारे में दोस्तों हमको ध्यान रखना है। अब हम बात करेंगे हमारे संवैधानिक विकास के एक प्रक्रिया की जो शुरुआत हुई, कैसे हुई, किस प्रकार से हुई, इसके लिए हमें ब्रिटेन या अंग्रेजों का बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। दोस्तों हमें ब्रिटेन या इंग्लैंड के भारत में आगमन के पश्चात जो उन्होंने कार्य किए, यहाँ पर जो उन्होंने शासन किया, उसी से पूरी चीज़ जुड़ी है हमारे संवैधानिक विकास की। इसीलिए हमें अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी के विषय में अधिक जानकारी प्राप्त होना समीचीन है। आप इन 4 यूरोपीय शक्तियों को एक बार निगलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को निगलेक्ट नहीं कर सकते। अब हम इसी कंपनी के अधीन में या ब्रिटेन के अधीन में जो हमारे यहाँ पर संवैधानिक विकास की प्रक्रिया की शुरुआत हुई उस विषय में जानेंगे। दोस्तों अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के विषय में अब हम एक महत्वपूर्ण जानकारियाँ सूक्ष्मवार सिलसिलेवार प्राप्त करते हैं। दोस्तों ध्यान रखिएगा वर्ष 1599 में इंग्लैंड में मर्चेंट एडवेंचर नामक साहसी व्यापारियों के दल, इसे आप समूह भी कह सकते हैं, ने ईस्ट इंडिया कंपनी को अपने व्यक्तिगत प्रयासों के माध्यम से स्थापित किया। ध्यान रखिएगा दोस्तों इसमें ब्रिटेन की कोई राजकीय सहायता शामिल नहीं रही है। ठीक है दोस्तों। तत्पश्चात दोस्तों 1600 ईस्वी में तत्कालीन ब्रिटिश क्राउन थे उस समय की महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने ईस्ट इंडिया कंपनी को पूर्वी देशों से व्यापार करने संबंधी एकाधिकार पत्र
15 वर्षों की समयावधि के लिए प्रदान किया। अर्थात इन 15 वर्षों में कोई और ब्रिटिश कंपनी, इंग्लैंड की कंपनी पूर्वी देशों से कोई भी व्यापार नहीं करेंगी। इस पूर्वी देशों से व्यापार संबंधी एकमात्र एकाधिकार रहेगा तो किसका रहेगा? ईस्ट इंडिया कंपनी का। ध्यान रखिएगा दोस्तों, इसके साथ ही ब्रिटिश क्राउन ने कंपनी के प्रशासन को विनियमित करने के लिए एक 24 सदस्यीय संचालक मंडल या परिषद का भी गठन किया, जिसका प्रमुख होता था गवर्नर। तो एक संचालक मंडल और उसका प्रधान गवर्नर, यह क्या करेंगे? कंपनी के कार्य को विनियमित करेंगे। ठीक है दोस्तों। इसके बाद दोस्तों एक और महत्वपूर्ण बात है इसी ईस्ट इंडिया कंपनी के विषय में कि 1609 में, दोस्तों आपको ध्यान ही है कि महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने कितने समय के लिए व्यापार एकाधिकार पत्र दिया था? 15 वर्ष। लेकिन 1609 में तत्कालीन ब्रिटिश क्राउन, नाम जरूर ध्यान रखिएगा इनका, सम्राट जेम्स प्रथम ने कंपनी के व्यापार संबंधी एकाधिकार को अनिश्चित काल के लिए बढ़ा दिया। मतलब अब पूर्वी देशों से व्यापार करने का जो एकाधिकार ईस्ट इंडिया कंपनी के पास था, वह अब अनिश्चित काल के लिए बढ़ा दिया गया। तत्पश्चात दोस्तों ध्यान रखिएगा कि 1634 में 1634 में ब्रिटिश संसद ने एक विधि को पारित किया, अधिनियम को पारित किया, प्रस्ताव को पारित किया, जिसके तहत ब्रिटेन के सभी प्रजाजनों को भारत से व्यापार का अधिकार प्राप्त हुआ। तत्पश्चात दोस्तों ध्यान रखिएगा 1698, यह एक महत्वपूर्ण तारीख है, आप कह सकते हैं भारत में ब्रिटिश शासनकाल की, कि 1698 में अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी की उन्नति को देखते हुए प्रतिस्पर्धा में एक और अंग्रेज कंपनी अस्तित्व में आई, जिसे इंग्लिश कंपनी ट्रेडिंग इन द ईस्ट, इंग्लिश कंपनी ट्रेडिंग इन द ईस्ट का नाम दिया गया। दोस्तों इस कंपनी के आने से भारत में अंग्रेजी व्यापार में थोड़ी सी प्रतिस्पर्धा और संघर्ष को भी देखा गया। देखिएगा दोस्तों, जब यह कंपनी अस्तित्व में आई और इसने भारत से व्यापार शुरू किया, तब अंग्रेजों की दोनों कंपनियों में निरंतर प्रतिस्पर्धा और संघर्ष की स्थिति बन गई। इस स्थिति में तत्कालीन मुगल सम्राट औरंगजेब का अपेक्षित समर्थन प्राप्त न होने पर दोनों कंपनियों को एकीकृत करने के लिए 2 जुलाई 1702 को विलय का निर्णय किया गया। मतलब इन दोनों कंपनियों में जो प्रतिस्पर्धा और संघर्ष हो रहा था, उससे परेशान होकर इन कंपनियों की आर्थिक हालत जो कमजोर हो रही थी, अंग्रेजी कंपनियों की भारत में जो पकड़ कमजोर हो रही थी, इसीलिए उक्त दोनों कंपनियों ने अपने विलय का निर्णय लिया था 22 जुलाई 1702 को। तदुपरांत अर्ल ऑफ गोडल्फिन के निर्णयन के अनुसार 1708 और 9 में इन दोनों कंपनियों का विलय हुआ। ध्यान रखिएगा, अंग्रेजी कंपनी की ताकत यहीं से बढ़ना शुरू हुई, क्योंकि यह यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी हो चुकी थी। दोस्तों वर्ष 1726 ईस्वी में अंग्रेजों ने अपने कोलकाता, बम्बई और मद्रास प्रेसिडेंसियों के गवर्नरों को और उनकी परिषदों को विधि निर्माण की शक्ति प्रदान की। ध्यान रखिएगा, इसके पूर्व यह विधि निर्माण की शक्ति इंग्लैंड स्थित बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अर्थात निदेशक बोर्ड को यह शक्ति प्राप्त थी। तत्पश्चात यह शक्ति प्राप्त हुई हमारे तीनों प्रेसिडेंसी शहरों के गवर्नर और उनकी कार्यकारी परिषद को। ध्यान रखिएगा दोस्तों, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी एक व्यापारिक कंपनी के रूप में आई, लेकिन दोस्तों ध्यान रखना, धीरे धीरे भारतीय राजनीतिक परिस्थितियों को देखते हुए जो यहाँ पर एक निर्वात या शून्यता की स्थिति थी, उसको भरने के लिए वह अग्रसर हुई। उसने अपने व्यापारिक कदमों के साथ साथ राजनीतिक क्षेत्र में भी आगे बढ़ने का कदम उठाया। दोस्तों इसी परिप्रेक्ष्य में प्लासी का युद्ध और बक्सर का युद्ध महत्वपूर्ण है, जिन्होंने
कंपनी को एक व्यापारिक कंपनी से एक राजनीतिक इकाई के रूप में परिणत किया। अब हम इन दोनों युद्धों का एक बार सूक्ष्म रूप से सिलसिलेवार विवेचन करेंगे ताकि हमें समझ में आए ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में कैसे राजनीतिक शक्ति के रूप में अपना विकास किया। दोस्तों, प्लासी का युद्ध जैसे आप जानते हैं 23 जून 1757 को लड़ा गया। ध्यान रखिए दोस्तों, यह एक दिवसीय युद्ध ही था। दोस्तों ध्यान रखिएगा, यह भारत का एक निर्णायक युद्ध था, ठीक है, जिसने अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में एक राजनीतिक इकाई के रूप में मजबूत किया। दोस्तों, यह युद्ध गंगा नदी के तट पर अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी और तत्कालीन बंगाल के नवाब के मध्य लड़ा गया। दोस्तों ध्यान रखिएगा, अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के पक्ष का नेतृत्व किया था तत्कालीन गवर्नर लॉर्ड रॉबर्ट क्लाइव। लॉर्ड रॉबर्ट क्लाइव ने अंग्रेजी पक्ष का नेतृत्व किया था और बंगाल की तरफ से श्री सिराजुद्दौला ने इस युद्ध में बंगाल का नेतृत्व किया। ध्यान रखना दोस्तों, इस युद्ध में बंगाल के नवाब की करारी हार हुई। किस वजह से हुई? तो दोस्तों उसके कारण थे उसके 3 राजद्रोही धोखेबाज सेना नायक, या जिन्हें आप सेनापति की संज्ञा भी दे सकते हैं। ये लोग थे मीर जाफर, यार लतीफ़ खान और राय दुर्लभ। इन तीनों ने मिलकर बंगाल के नवाब की पीठ में छुरा घोंपा और भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के पांवों को राजनीतिक क्षेत्र में पसारने का अवसर दिया। ध्यान रखिएगा दोस्तों, इन तीनों की अवसरवादिता के कारण ही बंगाल के नवाब की हार हुई और उसके पश्चात 28 जून 1757 को अंग्रेजों ने मीर जाफर को अर्थात अपने कठपुतली शासक को बंगाल का नवाब बना दिया। दोस्तों ध्यान रखना, इस दौरान हमारे मुगल बादशाह थे आलमगीर द्वितीय। मुगल बादशाह आलमगीर द्वितीय के काल में यह सब ऐतिहासिक परिदृश्य भारत में रचा गया। दोस्तों ध्यान रखिएगा, इतिहासकार के.एस. मणिक्कर ने इस प्लासी के युद्ध के विषय में लिखा है कि प्लासी का युद्ध एक सौदा था। सौदा समझते हैं ना दोस्तों, कि एक व्यापार था दोस्तों, जिसमें बंगाल के धनी लोगों और मीर जाफर ने बंगाल के नवाब को ही अंग्रेजों को बेच दिया, अर्थात अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को बेच दिया। तत्पश्चात दोस्तों एक और महत्वपूर्ण कोटेशन है जो भी आपको याद रखना चाहिए कि अल्फ्रेड लायल ने इसके विषय में क्या कहा। अल्फ्रेड लायल एक महत्वपूर्ण इतिहासकार हैं। उन्होंने प्लासी के युद्ध के विषय में लिखा है कि प्लासी में लॉर्ड क्लाइव की सफलता ने बंगाल में युद्ध व राजनीति का एक अत्यंत विस्तृत क्षेत्र अंग्रेजों के लिए खोल दिया। इस युद्ध का यह परिणाम रहा। ठीक है दोस्तों, अब हम बात करते हैं एक और महत्वपूर्ण तथ्य के बारे में कि अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी ने मीर जाफर को बंगाल का नवाब बना दिया था। ये तो आप जानते ही हैं। कब बनाया था? 28 जून 1757 को। अपनी ताजपोशी के 3 वर्षों के उपरांत उसने अपने दामाद के पक्ष में, दामाद कौन है? मीर कासिम के पक्ष में अपना पद छोड़ दिया। ध्यान रखिएगा, इस पद को छोड़ने के लिए उसे मजबूर किया गया था मीर कासिम और अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ने। ठीक है दोस्तों, अब हम एक और महत्वपूर्ण युद्ध की बात करेंगे जिसे इतिहास के पन्नों में बक्सर का युद्ध कहा जाता है। दोस्तों बक्सर का युद्ध 23 अक्टूबर 1764 को हुआ। तो बक्सर की युद्ध की तारीख क्या है आपको ध्यान रखना चाहिए, 23 अक्टूबर 1764। ध्यान रखिएगा दोस्तों, वर्तमान बनारस, आप जानते हैं वर्तमान में बनारस कहाँ अवस्थित है? वर्तमान उत्तर प्रदेश में। वर्तमान बनारस की पूर्व दिशा में स्थित एक मैदान में मुगल सम्राट शाह आलम, अवध के नवाब शुजाउद्दौला एवं मीर कासिम की संयुक्त सेना और अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के मध्य एक युद्ध लड़ा गया।
ध्यान रखिएगा दोस्तों, अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी की ओर से हेक्टर मुनरो ने युद्ध की कमान संभाली। ध्यान रखिएगा दोस्तों, जब यह युद्ध हुआ तो इस युद्ध में पराजय हुई थी भारतीय शक्तियों के गठबंधन की। ध्यान रखना दोस्तों, युद्ध में तत्कालीन भारतीय शक्तियों की संयुक्त सेना के विरुद्ध अंग्रेजी सेना की श्रेष्ठता प्रमाणित हुई। ध्यान रखिएगा, इसने बंगाल, बिहार और उड़ीसा पर अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रभुत्व को और अधिक मजबूती दी। ध्यान रखिएगा, इस युद्ध ने अंग्रेजों को भारत में एक अखिल भारतीय शक्ति के रूप में परिणत भी किया। दोस्तों, अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ने जो इस युद्ध के माध्यम से एक सशक्त राजनीतिक केंद्र के रूप में स्थापित हुई थी, इस संदर्भ में P.E. रॉबर्ट्स ने लिखा है कि प्लासी की युद्ध की अपेक्षा बक्सर को भारत में अंग्रेजी प्रभुता की जन्मभूमि मानना अधिक उपयुक्त होगा। मतलब प्लासी की लड़ाई नहीं है जिसने अंग्रेजी शक्ति को भारत में मजबूती दी राजनीतिक रूप से। आप ध्यान रखिएगा, बक्सर के युद्ध ने हमारे देश में ईस्ट इंडिया कंपनी को एक धरातल, उर्वरा भूमि प्रदान की। ठीक है दोस्तों, अब हम इस बक्सर के युद्ध के विषय में और अधिक जानते हैं कि इस बक्सर के युद्ध के पश्चात हमारे यहाँ पर अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल के नवाब हों या मुगल सम्राट हों या अवध के नवाब हों, तीनों से अलग अलग संधि की। अब हम उन्हीं संधियों के बारे में बात करते हैं। हम पहले बात करते हैं इलाहाबाद की प्रथम संधि के विषय में। इलाहाबाद की प्रथम संधि 12 अगस्त 1765 को मुगल बादशाह शाह आलम और अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के मध्य संपन्न हुई। इस संधि में क्या महत्वपूर्ण बातें रहीं, ध्यान रखिएगा दोस्तों। इस संधि में दो पक्षकार थे, एक तो थे मुगल बादशाह शाह आलम और दूसरे कौन थे, अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी। यह संधि इन्हीं दोनों पक्षों के मध्य संपन्न हुई। ध्यान रखिएगा दोस्तों, इस संधि के कुछ महत्वपूर्ण प्रावधान इस प्रकार से हैं। सबसे पहला, बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी अर्थात राजस्व वसूली करने संबंधी शक्ति या अधिकार कंपनी को प्राप्त हुआ। अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी को क्या प्राप्त हुआ, इससे दीवानी प्राप्त हुई। किस किस चीज की, बंगाल, बिहार और उड़ीसा की। तत्पश्चात दोस्तों, कंपनी ने इसके एवज में मुगल बादशाह को 26 लाख रुपए वार्षिक देना स्वीकार किया। मतलब 26 लाख रुपए मिले मुगल बादशाह को और कंपनी को क्या मिला, बंगाल, बिहार और उड़ीसा की राजस्व वसूली करने की शक्ति। तत्पश्चात दोस्तों, इसका तीसरा प्रावधान यह था कि एक फरमान द्वारा मुगल बादशाह शाह आलम ने कंपनी द्वारा बंगाल में नियुक्त अपने कठपुतली शासक नज्म उद दौला को बंगाल का नवाब स्वीकार कर लिया। मुगल बादशाह ने क्या कर लिया, नज्म उद दौला को बंगाल का नवाब स्वीकार कर लिया। दोस्तों ध्यान रखना, नज्म उद दौला के पिता हैं बंगाल के पूर्व नवाब मीर जाफर। ध्यान है, सिराजुद्दौला की सेना के मुख्य भगोड़े, धोखेबाज सेना नायक। ठीक, अब हम बात करते हैं इस विषय में आगे। कंपनी ने अवध के नवाब से कड़ा और माणिकपुर के क्षेत्र छीनकर किसको दे दिए, मुगल सम्राट को दे दिए। दोस्तों एक और महत्वपूर्ण बात की ओर मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा कि बक्सर के युद्ध के परिप्रेक्ष्य में एक और संधि की गई थी जिसे कहते हैं इलाहाबाद की द्वितीय संधि। ध्यान रखिएगा, यह संधि हुई थी 16 अगस्त 1765 को और इसके पक्षकार थे अवध के नवाब शुजाउद्दौला और दूसरा पक्षकार थे अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी। तो दोस्तों इस इलाहाबाद की द्वितीय संधि जो कि 16 अगस्त 1765 ईस्वी को की गई थी, इसमें दो पक्षकार थे, अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी और तत्कालीन अवध के नवाब शुजाउद्दौला। दोस्तों हम देखते हैं इस संधि के महत्वपूर्ण प्रावधान क्या रहे, उनके बारे में बात करते हैं। सबसे पहला प्रावधान दोस्तों, अवध का नवाब शुजाउद्दौला भी कंपनी का पेंशनर बन गया। मतलब वो शासक से क्या बन गए, पेंशनर कंपनी के। तत्पश्चात दोस्तों इसका एक दूसरा प्रावधान था कि नवाब ने
कंपनी को जो क्षतिपूर्ति हुई बक्सर की युद्ध में, उसके एवज में 50 लाख रुपए की क्षतिपूर्ति देना स्वीकार किया। तत्पश्चात दोस्तों तीसरा एक महत्वपूर्ण प्रावधान था इस संधि का कि अवध से कड़ा और माणिकपुर का क्षेत्र, माणिकपुर क्षेत्र उस समय पर इलाहाबाद के आसपास का एरिया माना जाता है, वह एरिया लेकर मुगल बादशाह को सौंप दिए। तत्पश्चात दोस्तों एक और महत्वपूर्ण प्रावधान था अंग्रेजों की संरक्षकता में बनारस और गाजीपुर की जागीर राजा बलवंत सिंह को पैतृक रूप से दे दी गई। दोस्तों शुजाउद्दौला को इस संधि के माध्यम से लाभ क्या हुआ, उसे अवध का शासन प्राप्त हो गया और उसने चुनार क्षेत्र को अंग्रेजों को सौंप दिया। एक और महत्वपूर्ण प्रावधान था इस संधि का दोस्तों, नवाब को यह वचन देना पड़ा कि अपनी सीमाओं की सुरक्षा के लिए अंग्रेजों से सैन्य सहायता लेने पर वह उसका पूर्ण सैन्य खर्च वहन करेगा। यह महत्वपूर्ण प्रावधान थे दोस्तों हमारे इलाहाबाद की द्वितीय संधि के। अब हम देखेंगे बंगाल के नवाब नजमुद्दौला से अंग्रेजों ने किस प्रकार की संधि इस बक्सर के युद्ध के बाद की। दोस्तों अंग्रेजों ने 5 फरवरी 1765 को मीर जाफर की मृत्यु के पश्चात उसके पुत्र नजमुद्दौला को अपने संरक्षण में बंगाल का नवाब बनाया। दोस्तों ध्यान रखना यह भी मीर जाफर की तरह ही एक कठपुतली शासक था। दोस्तों बंगाल के नवीन नवाब नजमुद्दौला से संधि जो ईस्ट इंडिया कंपनी ने की, उसके तहत बंगाल के नवाब की सेना को भंग किया जाएगा और साथ ही बंगाल में प्रशासनिक अधिकारियों की नियुक्ति कंपनी द्वारा की जाना तय हुआ। ध्यान रखना इस प्रकार से बंगाल में द्वैत शासन की प्रणाली अस्तित्व में आई। दोस्तों द्वैत शासन की प्रणाली को समझने के लिए आपको इस बारे में जानकारी प्राप्त करना ज़्यादा उचित होगा कि मुगल काल में प्रांतीय प्रशासन में अधिकारियों के 2 वर्ग हुआ करते थे। एक वर्ग को हम बोलते हैं सूबेदार और दूसरे को बोलते हैं हम दीवान। ध्यान रखना सूबेदार जिसे निजामत भी कहा जाता है, उसका कार्य सैनिक प्रतिरक्षा, पुलिस और न्याय प्रशासन से संबद्ध रहा है और साथ ही दीवान भी एक महत्वपूर्ण श्रेष्ठ पद हुआ करता था प्रांतीय प्रशासन में और इसका काम राजस्व और वित्त व्यवस्था की देखभाल करना था। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों ध्यान रखिएगा ये दोनों अधिकारी परस्पर एक दूसरे के ऊपर चेक एंड बैलेंस रखते हुए मुगल बादशाह के प्रति जवाबदेह हुआ करते थे। ध्यान रखिएगा दोस्तों इस संधि के बाद अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने 2 उप दीवान नियुक्त किए। उनके नाम क्या हैं इनके बारे में हम देखते हैं। पहला नाम है मोहम्मद रजा खान, इन्हें बंगाल का उप दीवान नियुक्त किया गया और साथ में एक और हैं उप दीवान राजा शिताब राय, इन्हें बिहार का उप दीवान नियुक्त किया। ध्यान रखना दोस्तों इस दोहरी शासन प्रणाली या जिसे हम द्वैत शासन या ड्यूअल गवर्नेंस कहते हैं, इसके विषय में भी आपको कुछ बातों को जानना चाहिए। अंग्रेजों ने इलाहाबाद की संधि, प्रथम संधि याद है आपको, मुगल बादशाह शाह आलम से 26 लाख वार्षिक रुपया अदा करने पर बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी या राजस्व वसूली का अधिकार या शक्ति प्राप्त कर ली थी, यह तो आपको याद ही है। तत्पश्चात दोस्तों ने बंगाल के नवाब नजमुद्दौला को 53 लाख रुपए वार्षिक अदा करने के प्रतिफल में निजामत का अधिकार भी प्राप्त कर लिया। अर्थात अब बंगाल के नवाब के जितने भी प्रशासनिक अधिकारी होंगे उनकी नियुक्ति करेगी अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी। इस प्रकार कंपनी को अब दीवानी और निजामत दोनों के अधिकार क्रमशः मुगल बादशाह और बंगाल के नवाब से प्राप्त हो गए।
अब दोस्तों इस प्रकार से जब दीवानी और निजामत के वास्तविक अधिकार कंपनी को प्राप्त हो गए तो इसकी शुरुआत उन्होंने की 1765 में बंगाल में द्वैध शासन के रूप में। ध्यान रखिएगा दोस्तों, इसके अंतर्गत दीवानी अधिकार कंपनी के पास और निजामत का अधिकार बंगाल के नवाब के पास कहने के लिए, लेकिन वास्तविक शक्ति कौन हो गई? ईस्ट इंडिया कंपनी ही हो गई। दोस्तों ध्यान रखना, द्वैध शासन का जनक लियो कार्टिस को माना जाता है। लियो कार्टिस ही पहले अंग्रेज विचारक थे जिन्होंने द्वैध शासन की प्रणाली को जन्म दिया। दोस्तों इस प्रणाली की, जिसमें कंपनी और नवाब दोनों द्वारा प्रशासन की व्यवस्था को ही द्वैध शासन की संज्ञा दी गई। ध्यान रखना दोस्तों, इसकी एक सबसे महत्वपूर्ण विशेषता थी, इस द्वैध शासन की एक महत्वपूर्ण विशेषता थी उत्तरदायित्व रहित अधिकार। सबसे मेन चीज क्या है दोस्तों? उत्तरदायित्व रहित अधिकार और अधिकार रहित उत्तरदायित्व। दो अलग अलग चीजें बता रहा हूं मैं आपको। उत्तरदायित्व रहित अधिकार मतलब आपके पास अधिकार हो, उत्तरदायित्व ना हो, और एक अधिकार रहित उत्तरदायित्व मतलब आपके उत्तरदायित्व तो हैं लेकिन आपके पास अधिकार कुछ भी नहीं है। यह थी इस द्वैध शासन प्रणाली की सबसे बड़ी कमजोरी, इसका सबसे बड़ा दोष। इस व्यवस्था ने पूरे बंगाल में अराजकता और भ्रष्टाचार का बोलबाला कर दिया था। दोस्तों ध्यान रखना, 1765 से 1772 के मध्य भारत में यह प्रणाली अस्तित्व में रही, जिसके अंतर्गत कंपनी दीवानी शक्ति थी और नवाब नाजिम शक्ति। दीवानी और नाजिम का मैंने आपको पहले ही अंतर बता चुका हूँ, ठीक है। फिर देखिएगा कंपनी और उसके वास्तविक प्रतिनिधि कौन हो गए? उप दीवान। उप दीवान में हो गए मोहम्मद रजा खान और राजा शिताब राय, ठीक, के पास ही वास्तविक शक्ति थी और इनके पास कोई जवाबदेहिता नहीं थी। मतलब कंपनी और उसके प्रतिनिधियों की कोई जवाबदेहिता नहीं थी और पूर्ण अधिकार इनके पास थे, ठीक है दोस्तों। अब हम और बात करते हैं इसी द्वैध शासन के विषय में। इस व्यवस्था ने बंगाल में अराजकता, भ्रष्टाचार और अव्यवस्था को जन्म दिया और यह व्यवस्था 1765 से 1772 ईस्वी तक जारी रही। दोस्तों इस अवधि में कंपनी के अधिकारियों में भ्रष्टाचार चरमोत्कर्ष पर पहुंच गया। उन्होंने अपने निजी व्यापार से बेहिसाब धन संपत्ति, जिसे आप अकूत धन भी बोल सकते हैं, अकूत धन संपदा भी बोल सकते हैं, कमाई। लेकिन दोस्तों ध्यान रखना, ईस्ट इंडिया कंपनी की हालत दिन ब दिन गिरती गई। ध्यान रखना, इस व्यवस्था का एक महत्वपूर्ण दुष्प्रभाव पड़ा भारतीय किसानों पर। भू राजस्व की दरों में अंधाधुंध वृद्धि करते हुए किसानों का शोषण किया गया। दोस्तों इस व्यवस्था के जो दुष्परिणाम थे वह आगे चलकर संपूर्ण भारत पर भी पड़े। ध्यान रखिएगा दोस्तों, भारत में एक महत्वपूर्ण तथ्य दोस्तों, भारत में ब्रिटिश सरकार द्वारा कंपनी प्रशासन में हस्तक्षेप की पहली घटना सन 1767 में प्रदर्शित हुई, जब ब्रिटिश सरकार ने कंपनी की 40 लाख पाउंड वार्षिक आय में से 10% हिस्सेदारी की मांग की। 10% हिस्सेदारी की मांग की ब्रिटिश सरकार ने। कितनी इनकम होंगी ईस्ट इंडिया कंपनी की, आप खुद सोच सकते हो कि उसके देश की सरकार उसकी कमाई से 10% की मांग करे। ध्यान रखना दोस्तों, ऐसी ही विपरीत परिस्थितियों के परिप्रेक्ष्य में अंग्रेज सरकार ने, ब्रिटिश संसद ने कुछ मामलों में, कंपनी के कुछ मामलों में कुछ विधि विधान बनाए, ठीक है, और यही विधि विधान आगे चलकर भारतीय संवैधानिक विकास में भी सहायक सिद्ध हुए। ठीक है दोस्तों, अब हम बात करते हैं भारत में ब्रिटिश संसद द्वारा बनाए गए कुछ महत्वपूर्ण विधि विधानों के विषय में। दोस्तों ध्यान रखना, भारत में अंग्रेजों के अधीन संवैधानिक विकास में कुछ महत्वपूर्ण विधि विधान या अधिनियम साक्षी रहे हैं। उनके बारे में हम देखते हैं अब कि सबसे पहले तो दोस्तों ध्यान रखना होगा आपको चार्टर एक्ट के बारे में। आखिर चार्टर एक्ट होता क्या है? तो दोस्तों ध्यान रखना, चार्टर एक्ट
ईस्ट इंडिया कंपनी को ब्रिटिश क्राउन द्वारा प्रदत्त व्यापार संबंधी एकाधिकार या व्यापार संबंधी अधिकार पत्र रहे हैं। यही कहलाते हैं चार्टर पत्र। इन्हें राजपत्र की संज्ञा भी दी जाती है। तत्पश्चात दोस्तों हमारे यहाँ पे देखेंगे हम चार्टर एक्ट में महत्वपूर्ण कौन कौन है। चार्टर एक्ट 1793 1793 का चार्टर एक्ट। ध्यान रखना दोस्तों, इस एक्ट की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता थी 500 पाउंड वार्षिक आय वाले सभी पद कंपनी के अनुबद्ध अधिकारियों हेतु, जिसे हम बोलते कोवेनेटेड सर्विसेज या कोवेनेटेड सर्वेंट के लिए आरक्षित कर दिए गए। ये इस चार्टर एक्ट 1793 का एक महत्वपूर्ण विशेषता रही है। दोस्तों तत्पश्चात हम देखते हैं चार्टर एक्ट 1813 का चार्टर एक्ट क्यों महत्वपूर्ण है कि इसने कंपनी की वार्षिक आय में से 1 लाख रुपया भारत में शैक्षणिक व्यय के लिए, साथ ही अंग्रेजी राज्य की संवैधानिक स्थिति को पहली बार इसमें प्रकट किया गया। तत्पश्चात दोस्तों हम देखते हैं 1833 का चार्टर एक्ट। दोस्तों कंपनी के पदों हेतु भारतीयों के लिए प्रवेश द्वार खोल दिए गए। मतलब अब कंपनी के अधीन जो उच्च पद हैं उस पर भारतीय लोग भी जा सकेंगे। ध्यान रखिएगा, यह प्रावधान कभी भी लागू न हो सका। ध्यान रखिएगा, कहने के लिए तो यह हमारे लिए भारतीयों के लिए यह द्वार खोल दिए गए प्रवेश के, लेकिन यह द्वार वास्तविकता में हमारे लिए हमेशा बंद ही रहे। ध्यान रखिएगा दोस्तों, भारतीय विधियों को संहिताबद्ध करने के लिए लॉर्ड मेकाले कौन थे? तत्कालीन गवर्नर जनरल की काउंसिल के विधि सदस्य, उनकी अध्यक्षता में एक विधि आयोग भी गठित किया गया था। आगे चलकर दोस्तों इसी विधि आयोग के कार्यों के फलस्वरूप भारत में दीवानी नियम संहिता 1859, भारतीय दंड संहिता 1860 और फौजदारी नियम संहिता 1861 का निर्माण संभव हो पाया। यह थे भारत में महत्वपूर्ण चार्टर एक्ट। दोस्तों चार्टर एक्ट के पश्चात अब हम देखेंगे भारत शासन अधिनियम। दोस्तों ध्यान रखिएगा, भारत शासन अधिनियम का मतलब क्या होता है पहले तो आप ये जान लीजिए। दोस्तों भारत शासन अधिनियम के अंतर्गत संपूर्ण भारत की शासन व्यवस्था को एक संरचना या ढांचा देने का प्रयास किया गया। इसके तहत 2 महत्वपूर्ण अधिनियम निर्मित किए गए। इन दोनों को हम भारत शासन अधिनियम 1858 और भारत शासन अधिनियम 1935 के रूप में जानते हैं। भारत शासन अधिनियम 1858 के तहत कंपनी के कब्जे वाले सभी भारतीय क्षेत्रों का प्रशासन सीधे ब्रिटिश सरकार को हस्तांतरित हो गया। ठीक है, अब प्रत्यक्षता हमारे यहाँ पे शासन किसका रहेगा? ब्रिटिश क्राउन का। दोस्तों 1935 का भारत शासन अधिनियम भी इसी प्रकार का एक महत्वपूर्ण प्रयास रहा है। भारत का संघात्मक ढांचा या स्वरूप या संरचना को इस अधिनियम द्वारा तैयार किया गया। ध्यान रखिएगा, इस एक्ट का संघीय भाग तो हमारे देश में लागू न हो सका, लेकिन प्रांतीय स्तरों पर वर्ष 1937 में पहली बार निर्वाचित और विधायिका के प्रति उत्तरदायी सरकारें गठित हुई थी। दोस्तों ध्यान रखना, इससे भारत के प्रथम संविधान की संज्ञा भी दी जाती है। हमारे वर्तमान भारतीय संविधान का जो ढांचा है वो बहुत कुछ इसी पर आधारित है। दोस्तों अब हम देखते हैं महारानी विक्टोरिया की घोषणा 1858 के विषय में। दोस्तों महारानी विक्टोरिया ने 1858 में एक घोषणा की और इसमें यह आश्वासन दिया गया कि सरकार सिविल सेवाओं में नियुक्ति हेतु किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं करेगी। सभी भारतीय स्वतंत्रतापूर्वक योग्यतानुसार प्रशासनिक पदों को प्राप्त कर सकेंगे, किंतु सभी उच्च प्रशासनिक पद सिर्फ अंग्रेजों के लिए ही सुरक्षित रहे। समानता के अधिकार का इस घोषणा में जो दिखावा किया गया था उसे और दिखाने के लिए, भारतीयों को दिखाने के लिए कुछ डिप्टी मजिस्ट्रेट और डिप्टी कलेक्टर के पद भी सृजित कर दिए गए, ताकि भारतीयों को लगे कि वे भी इन पदों को प्राप्त करने में सक्षम हैं। दोस्तों अब हम बात करते हैं भारत परिषद अधिनियम 1861 के विषय में। दोस्तों भारत परिषद अधिनियम पहला ऐसा एक्ट था जिसमें गवर्नर जनरल को
अपनी विस्तारित परिषद में भारतीय प्रतिनिधियों को मनोनीत या नाम निर्दिष्ट करने का अधिकार दिया गया। अर्थात इस प्रकार से भारतीय प्रतिनिधियों को भी विधायी कार्यों में संबद्ध करने का एक प्रयास किया गया। ध्यान रखना दोस्तों, गवर्नर जनरल की परिषद की विधायी शक्तियों को विकेंद्रित कर बम्बई और मद्रास की सरकारों में निहित भी किया गया। ठीक है दोस्तों, यह था महत्वपूर्ण बात भारत परिषद अधिनियम 1861 की। अब हम बात करते हैं भारत परिषद अधिनियम 1892 की। ध्यान रखना दोस्तों, ये उतना ज़्यादा महत्वपूर्ण परिषद अधिनियम नहीं है, बस आपको इतना ध्यान रखना पड़ेगा कि गवर्नर जनरल की परिषद और प्रांतीय विधान परिषदों में, गवर्नर जनरल की परिषद और प्रांतीय विधान परिषदों में अतिरिक्त सदस्यों की संख्या वृद्धि के लिए इस अधिनियम को याद किया जाता है। अब हम एक महत्वपूर्ण भारत परिषद अधिनियम की बात करते हैं, भारत परिषद अधिनियम 1909, जिसे मार्ले मिंटो सुधार की भी संज्ञा दी जाती है। ध्यान रखिएगा, भारत में पहली बार संवैधानिक शासन व्यवस्था का सूत्रपात इसी परिषद अधिनियम से किया गया। ध्यान रखिएगा, केंद्रीय विधान परिषद का स्थान राज्य परिषद काउंसिल ऑफ स्टेट और केंद्रीय विधानसभा सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली ने इसका स्थान लिया। मतलब अब केंद्रीय विधान परिषद की जगह दो सदन अस्तित्व में आए, जिसे एक को कहा गया काउंसिल ऑफ स्टेट और दूसरे को कहा गया सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली। ध्यान रखिएगा दोस्तों, इस द्विसदनीय विधानमंडल की व्यवस्था ने कुछ मात्रा में भारत में संवैधानिक विकास की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया। लेकिन ध्यान रखिएगा दोस्तों, यहाँ पर भी सदस्यों को मनोनीत करने की व्यवस्था जारी रही, तथापि निर्वाचित सदस्यों का इन दोनों सदनों में बहुमत हो गया। ध्यान रखिएगा दोस्तों, परिषदों व उनके कार्य क्षेत्र को विस्तारित करके उन्हें प्रातिनिधिक और प्रभावी बनाने के उपाय भी इस भारतीय परिषद अधिनियम में किए गए। अब हम बात करते हैं भारतीय परिषद अधिनियम 1919 की। ध्यान रखिएगा दोस्तों, हमारे देश में कई सारे प्रांत थे अंग्रेज शासन के अंतर्गत। इनमें से कुछ महत्वपूर्ण प्रांतों में द्वैध शासन पद्धति की शुरुआत की गई। इसके अंतर्गत गवर्नर का पूर्ण वर्चस्व कायम था। द्वैध शासन तो लागू कर दिया, लेकिन प्रांतीय गवर्नरों का वर्चस्व बरकरार रखा गया। ध्यान रखना दोस्तों, प्रांतीय मंत्री वित्तीय शक्तियों के अभाव में अपने विभागों या मंत्रालयों की नीतियों को लागू करने में असमर्थ थे। मतलब उनके पास वित्तीय शक्तियां नहीं थी। ध्यान रखिएगा दोस्तों, प्रांतीय विधानमंडल के प्रति उत्तरदायी होने की जगह यह केवल गवर्नर के सहायक ही बने रहे। मतलब इनका उत्तरदायित्व अपनी प्रांतीय विधायिका के प्रति न होकर प्रांतीय गवर्नर के प्रति ही रहा। प्रांतीय और केंद्रीय विषयों का वर्गीकरण जो इस एक्ट के माध्यम से किया था, वह भी असफल रहा है। दोस्तों, ब्रिटिश भारत का संविधान एकात्मक ही बना रहा इस एक्ट के बावजूद भी। दोस्तों, एक बात मेरी हमेशा ध्यान रखना कि भारत का संवैधानिक विकास में इन विनियमों और अधिनियमों का महत्वपूर्ण योगदान है। मैंने जैसे आपको पहले ही बताया था कि 1833 के चार्टर एक्ट के पहले के जितने भी विधि विधान थे भारत में ब्रिटिश संसद द्वारा बनाए गए, उन्हें विनियम कहते हैं। और जब 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया का पद और उसकी काउंसिल को सृजित किया गया, तभी से जो भी आगे ब्रिटिश संसद द्वारा विधि विधान बनाए गए वे सभी अधिनियम कहलाते हैं। आपको इन सभी चार्टर एक्ट, भारत परिषद अधिनियम और भारत शासन अधिनियम में एक मूलभूत अंतर याद रखना है। चार्टर एक्ट व्यापार संबंधी अधिकार पत्र थे। भारत शासन अधिनियम भारत की संपूर्ण शासन व्यवस्था को व्यवस्थित करने के लिए निर्मित अधिनियम थे। और भारत परिषद अधिनियम भारत में जो परिषद के माध्यम से गवर्नर जनरल और उसकी परिषद के माध्यम से जो एक बोल सकते हैं भारत में शासन की व्यवस्था को इजाद किया गया था, उसी के लिए हमारे यहाँ पर भारत परिषद अधिनियम बनाए गए। और भारत परिषद अधिनियमों में मुख्यतः से परिषद की संरचना में बदलाव पर जोर दिया जाता है।
ठीक है दोस्तों, अब हम हमारे नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे भारतीय संवैधानिक विकास की महत्वपूर्ण कड़ी, शुरुआती कड़ी, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के विषय में। दोस्तों, अभी हमने भारतीय संवैधानिक विकास को एक सूक्ष्म रूप में देखा है। अब हम अपने अगले लेक्चरों में इन्हीं रेगुलेटिंग एक्ट से जो हम चालू करेंगे, इससे धीरे धीरे करके हम आपको भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 तक की विकास यात्रा को कराएंगे। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि हमारा उत्साहवर्धन और अधिक हो सके।